Hello friends, welcome back to my channel Academy. Here I will be teaching and I will be discussing the chapter 1 of class 11th Indian Constitution at Work. The chapter 1 is Constitution, Why and How. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैप्टर को क्यों पढ़ा रहा हूं या क्यों समझा रहा हूं। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट उस एग्ज़ाम में आता है वो आता है पॉलिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम। टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन वन मस्ट स्टडी दी NCERTs फर्स्ट एंड देन एनी अदर बुक। कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट बुक है वो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, बट लक्ष्मीकांत को भी स्टडी करने से पहले अगर हम लोग कुछ बेसिक्स जानते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए मतलब क्या इस कंट्री में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस को जब हम समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, तब हम लोग उस बुक को और एंथुजियास्टिकली पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तो कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग NCERT को स्टडी करें और देन हम लोग किसी भी और मतलब स्पेसिफाइड बुक पर डिस्कस करें, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चैप्टर को करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा है कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सो व्हाई डू वी हैव नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डिड अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, देखिए अगर हम लोग बेसिक लैंग्वेज में समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक डॉक्यूमेंट होती है, एक बुक होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। क्या सब कुछ लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया होता है कि भाई जो हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो कैसी है, वो कैसी रहेगी, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा गवर्नेंस है, वो कैसे फंक्शन करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना है, उसको ही हम लोग वाई एंड हाउ में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को। आई विल बी रीडिंग दिस चैप्टर एंड देन आई विल बी जस्ट ट्रांसलेटिंग दिस लाइन्स वन बाय वन। प्लीज़ ट्राई टू रीड अलॉन्ग विद मी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, you also read first and then I'll explain it so that you will get a clear understanding, because you know and okay, why you have to study it from me, why me, right? Why is it that I am saying that I am teaching this subject? I am teaching this subject because I have cleared many UPSC exams including CDS and UPSC CAPF AC, and also I am a student of political science. I am doing MA in political science, so I have studied these books thoroughly, and I hope my experience of studying this book and also having insight into these books helps you. So let's start again. The introduction. This book is about the working of the Indian Constitution. In the chapter that follow, you will read information about various aspects of the working of our Constitution. You will learn about the various institutions of the government in our country and the relationship with each other. दिस फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये पहला पैराग्राफ हमें पूरी बुक के बारे में बता रहा है। इस पूरे बुक के अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बिकॉज इस बुक का नाम ही ये है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है हम इसी को स्टडी करेंगे। हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करेंगे और उनके हम रिलेशनशिप के बारे में भी स्टडी करेंगे कि भाई जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज but before you begin to read about elections, governments and presidents and prime ministers, it's necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India. ठीक है? So अगर हम लोग पहले कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह पढ़ेंगे, उससे पहले ज़रूरी क्या है कि हम लोग ये जान लें कि जितना भी ये स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ पर होती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जो भी हम स्टडी करेंगे इस बुक में, उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान से। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे या क्या क्या हम सीखेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, दैट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सोसाइटी के अंदर पावर को एलोकेट करता है,
वॉट वॉज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना, हम ये भी स्टडी करेंगे। तो ये हम लोग इन बेसिकली 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। What is a constitution? What are its functions? What role does it play? Is perform in a society? How does a constitution relate to our daily existence? Answering these questions is not difficult as you might think. ठीक है, तो let's answer this question in the following discussion. Constitution allows coordination and assurance. तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। देखिए, अब जो इसके बाद में जो थ्योरी फॉलोअप होने वाली है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हमारी कंट्री को आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी कंट्री जो है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। और देखिए, जब कभी भी डाइवर्सिटी होती है, मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है जब मैं पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ तब, कि देखिए जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल इंसान को डिसीज़न लेना काफ़ी आसान होता है, बट जब हम किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, जब हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सोसाइटी के पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और हर सोसाइटी का जो मेंबर है उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो जब हम लोग इंडिविजुअल होते हैं तब तो हम अपने डिसीज़न आराम से ले सकते हैं, बट जब हम लोग किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक बड़े कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं होता है। और जब हम लोग कलेक्टिवली डिसीज़न लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो डिफरेंट लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है और साथ में अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि कभी भी जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं वो टूटने नहीं वाली हैं, वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एग्रीमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक एग्रीमेंट है, एक अश्योरेंस है वो, कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने आप को एक बड़े ग्रुप का पार्ट मानिए, इमेजिन करिए, और इसके अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Member of this group are diverse in various ways. They have different religious allegiances. Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. They are also varied in many different respects. They pursue different profession, have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from films to books. Some are rich and some are poor. Some are old, some are young. Imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. So I don't think that I have to explain this part, because it's talking about a diverse society, a society which has so many different people living in it. But जब हम लोग डाइवर्स सोसाइटी के पार्ट होते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हमारे जो डिसीजन होते हैं उनमें कोई ना कोई डिस्प्यूट ज़रूर हो सकता है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, कितनी प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, क्या स्कूल जाना कंपल्सरी होना चाहिए। और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, और क्या पेरेंट को डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड इन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कितना पैसा हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खर्च करना चाहिए। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, या हमें पार्क बिल्ड करने चाहिए। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स, क्या डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ होना चाहिए सोसाइटी में। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और हर इंसान जो है इन सभी का डिफरेंट आंसर देने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर कोई इंसान डिफरेंट है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और हर किसी के आंसर्स भी डिफरेंट ही होंगे। बट फॉर ऑल दिस डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। भले इतनी डाइवर्सिटी हो, इन ग्रुप को एक साथ ही रहना है, कहीं दूर जाना नहीं है, किसी को किसी कंट्री चेंज करने का ऑप्शन इनके पास नहीं है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि इनको एक साथ रहने में, पीसफुली रहने में हेल्प करेगी, और वो चीज़ क्या होगी, इसका आंसर सिर्फ होगा कॉन्स्टिट्यूशन। वन में से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री टू सम बेसिक रूल्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो मेंबर्स हैं वो एक बेसिक रूल को एग्री कर लें, कुछ बेसिक रूल्स को एग्री करके मान के चलें, तो शायद ये लोग साथ में रह सकते हैं। Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other.
तो हर कोई इंसान जो है वो उस ग्रुप में इनसिक्योर होगा कि अगर आप उसके व्यू से सहमत नहीं हो तो वो जो दूसरा मेंबर है वो आपके साथ क्या कर सकता है, ये इस डर में, इस इनसिक्योरिटी में लोग रहेंगे, ठीक है। who would claim rights over what? Any group will need some basic rules. तो क्या होना चाहिए कि जो भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लोग रह रहे हैं, उनमें कुछ बेसिक रूल जो हैं वो होने चाहिए। इन बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो अभी जो एनसीईआरटी है वो क्या कर रही है, वो बेसिक रूल्स की तरफ बढ़ रही है। और बेसिक रूल्स क्या होंगे, वो बेसिक रूल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाने वाले बेसिक रूल्स ही होंगे, ठीक है। तो बेसिक रूल्स क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। तो इन बेसिक रूल्स को क्या करना पड़ेगा, देखो बेसिक रूल्स, इसमें एक कीवर्ड है पब्लिकली प्रोमलगेटेड, मतलब कि ये जो बेसिक रूल्स हैं ये पब्लिकली शो करने चाहिए, सभी को मालूम होने चाहिए, और एंड नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि एक थोड़ा लेवल का एक कोऑर्डिनेशन हम लोग एक दूसरे के बीच में ऑब्टेन कर सकें। ये हमारा एम है इन बेसिक रूल्स को लाने का। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल। ये रूल सिर्फ लोगों को मालूम नहीं होने चाहिए बल्कि ये इन्फोर्सेबल भी होने चाहिए। इन्फोर्सेबल का मतलब ये होगा कि भाई इनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules। अगर लोगों को ये विश्वास नहीं है कि दूसरे लोग भी हमारी जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं दूसरे लोग भी उन्हें फॉलो करेंगे, तो फिर क्या होगा, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी मुश्किल होगा। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these, for if they do not do so, they will be punished। तो अगर दूसरे लोग, अगर हमें अश्योरेंस है कि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करेंगे और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, तब हम लोग इस बात को हमें एश्योरेंस हो जाएगी कि भाई ये रूल्स हमें भी फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज़ हमें पनिशमेंट मिल सकती है और दूसरा भी फॉलो करेगा, और इससे क्या होगा, हम लोग एक कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन के साथ जी सकेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर पहला फंक्शन निकल के आता है। The first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही ये है कि जब एक सोसाइटी बहुत वेरीड है, बहुत डाइवर्स है, उसको एक साथ जोड़ कर रखना, उनमें एक कोऑर्डिनेशन को ऑब्टेन करना, उनमें एक कोऑपरेशन और अश्योरेंस को ऑब्टेन करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि किस ग्रुप के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। तो यहाँ पर एक और अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और गवर्न की जाती है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट जो वर्ड है, जो पॉलिटिकल साइंस से फेमिलियर लोग नहीं होते हैं वो स्टेट को क्या समझते हैं, स्टेट मतलब एक राज्य समझते हैं, लेकिन स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब भी आप यहाँ ध्यान रखिए कि स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो किस तरह से गवर्नमेंट बनती है और किस तरह से वो गवर्नेंस करती है, वो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो देखिए गवर्नमेंट और गवर्नेंस के दो वर्ड होते हैं, गवर्नमेंट GOVERNMENT, गवर्नमेंट, और गवर्नेंस। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट का मतलब तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो बॉडी है जो कि डिसीजन लेती है, जो कि जुडिशन मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म करती है। और गवर्नेंस का मतलब होता है जिस तरीके से वो फंक्शन करती है, किस तरीके से वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो गवर्नेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट में, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसमें, और उसकी फंक्शनिंग में। तो गवर्नेंस जो है वो फंक्शनिंग को शो करती है और गवर्नमेंट जो होती है वो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, हमने यहाँ पर देखा, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है बहुत अच्छी तरह से। इफ़ यू हैव दिस बुक, प्लीज़ अंडरलाइन दिस बुक। दिस इज़ 11th क्लास NCERT एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। बट वॉट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स होने क्या चाहिए, एंड वॉट मेक्स देम फंडामेंटल, और इन्हें फंडामेंटल क्या बनाता है। वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी।
तो कौन किसको डिसाइड, किसके पास ये फ़ैसला होना चाहिए कि ये जो रूल्स हैं हमारी सोसाइटी में, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? यू मे वॉन्ट रूल X बट अदर्स मे वॉन्ट रूल Y. हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेज शुड गवर्न अस? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. तो कुछ लोग कहते हैं कि X रूल फॉलो होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं Y रूल फॉलो होना चाहिए, उनके रूल्स अच्छे हैं, हमारे रूल्स अच्छे हैं. इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा. हाउ टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? इस डिस्प्यूट को हम कैसे रिजॉल्व करें? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड. तो मतलब आपको ये डिसाइड करने से पहले कि रूल्स होने क्या चाहिए, फंडामेंटल रूल्स, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किन लोगों को ये हक है कि वो ये डिसाइड करें कि रूल्स ये होने चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी. इट डिसाइड्स who gets to decide what the laws will be. In principle, this question who gets to decide can be answered in many ways. तो ये जो क्वेश्चन है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सबको स्पेसिफाई होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, बताएगा कि भाई ये कि किसको ये मतलब हक मिलना चाहिए कि भाई वो डिसीजन लेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से आंसर किया जाता है. पहला जो तरीका है वो है मोनार्किकल वे. अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि ये जो कंट्री है, जिस कंट्री का मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, ये कंट्री जो है मोनार्किकल सिस्टम को फॉलो करेगी, इसका मतलब एक राजा होगा जो कि सारे डिसीजन लेने वाला है. ठीक है, Constitution of monarch decides. In some constitution like the old Soviet Union, only one single party was given the power to decide. But in democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. So क्या होता है, किसी में एक पार्टी डिसाइड करती है, किसी में एक मोनार्क डिसाइड करता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके अंदर कौन डिसाइड करता है? उनमें पीपल डिसाइड करते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल. But this matter is not so simple, because even if you answer that people should decide, it will not answer the question how should the people decide. लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि भले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लोग डिसाइड करेंगे, मतलब हम सब डिसाइड करेंगे मिलके, बट कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं. फॉर समथिंग टू बी लॉ, शुड एवरीवन एग्री टू इट? क्या सब लोग एग्री कर सकेंगे किसी लॉ के लिए? शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक्स डिड? क्या वोटिंग होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये सब किसी भी इसका डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, और डेफिनेट आंसर हमें खुद निकालना पड़ता है. और शुड द पीपल एक्सप्रेस द प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके हम लोग अपने प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं? बट द पीपल एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स. हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड? हाउ मेनी शुड देयर बी? ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं कि भाई कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्किकल होनी चाहिए, सिंगल पार्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो फिर लोग डिसाइड करने वाले हैं. अब लोग डिसाइड कैसे करेंगे? क्या वो खुद सबके सब बैठ के डिसाइड करेंगे, या वो वोटिंग करेंगे, या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे? जब रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो उनको इलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा होता है, और लोग इस बात को चुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो किस तरह का सिस्टम जो है वो चाहते हैं. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज़. क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, इसलिए पार्लियामेंट के पास सारी पावर है डिसाइड करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर लॉज एंड पॉलिसीज़ को. एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर. Before identify what the laws in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If the parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority on parliament in the first place. This is the function of the constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है पार्लियामेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉज बनाएगा. The second function of the constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. तो ये सेकेंड फंक्शन ने डिस्कस किया. देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनके कोई डेफिनेट आंसर्स नहीं है. ये आपके दिमाग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कैसी बननी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के कोई सब्जेक्टिव मतलब कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव आंसर्स नहीं है. दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट. लिमिटेशंस ऑन दी पावर ऑफ गवर्नमेंट. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता दिया कि भाई गवर्नमेंट बननी है, गवर्नमेंट कैसे बननी है,
वन पार्टी सिस्टम डिसाइड करना है करेगा या एक सभी लोग डिसाइड करेंगे, वो पार्टी जो है मतलब वो जो अगर हमने पार्लियामेंट को पावर दी है तो पार्लियामेंट बनेगा कैसे, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, 2 फंक्शन डिस्कस कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बेसिक रूल्स को स्पेसिफाई करता है जो कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन को ऑब्टेन कर सके। दूसरा हमने इसका फंक्शन देख लिया कि ये जो है ये बताता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी और गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी। अब हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट कि ये जो है लिमिटेशन रखता है पावर ऑफ गवर्नमेंट पे। देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो अब देखिए पैशन कभी कभी पैशन जो है वो हर किसी इंसान को अपनी लिमिट्स क्रॉस करने पर मजबूर कर देता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट को ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट बना देंगे तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर सकती है और लोगों पर जो है वो अपना एक ऑटोक्रेटिक रूल कर सकती है। और इसी को रोकने के लिए क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट्स स्पेसिफाई होती हैं कि गवर्नमेंट को किन दायरों में रहकर काम करना है, ठीक है। तो limitations on the powers of the government, but this is clearly not enough. Suppose you decide who has the authority to make decision, but then this authority passed law that you thought were patently unfair. तो ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस अथॉरिटी के पास रूल्स मतलब रूल मेकिंग पावर है, लेकिन क्या हुआ कि उस अथॉरिटी ने ऐसे लॉज बनाए जो कि आप बिल्कुल उनको एग्री ही नहीं कर सकते हो और वो अनफेयर लॉज हैं। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, ऐसा रूल बन गया कि भाई आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हो। और इट enjoined दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो या उन्होंने ये कह दिया रूल उस पार्लियामेंट ने कि इस कलर के क्लोथ जो हैं वो प्रोहिबिट किए जाएंगे। और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग, आप कुछ इस तरह के गाने नहीं गा सकते। और द पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो कोई ऐसा रूल बन गया भाई कि कुछ धर्म के लोग, कुछ कास्ट के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को सर्व करेंगे और प्रॉपर्टी नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसे अनफेयर और अनजस्ट रूल्स बन जाते हैं तो क्या, दिस इज़ द क्वेश्चन NCERT इज़ आस्किंग। और दैट गवर्नमेंट वुड arbitrarily arrest someone, किसी को भी फालतू में अरेस्ट कर लिया, और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, तो इस कलर के लोग ही जो हैं पानी जो है कुएं से निकाल सकेंगे। अगर इस तरीके के अनफेयर एंड अनजस्ट लॉज बन जाते हैं तो क्या होगा। You would obviously think that these laws are unfair and unjust, and even though they were passed by the government, they had come into existence based upon certain procedure, there would be something obviously unjust about that government enacting these laws. तो भले ही वो गवर्नमेंट एक प्रोसीजर फॉलो करके आई है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करके आई है, लेकिन वो गवर्नमेंट अनजस्ट रूल्स बना रही है। इसीलिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिटेशन भी स्पेसिफाइड होती हैं कि इस गवर्नमेंट को इन लिमिटेशंस के अंडर में काम करना है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आता है फंडामेंटल राइट्स। कभी भी गवर्नमेंट जो होती है वो फंडामेंटल राइट्स को क्रॉस नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स को क्रॉस अगर वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, और सुप्रीम कोर्ट हमें गवर्नमेंट के उन रूल्स को जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं उनको नल एंड वॉइड कर सकती है, मतलब उनको फिनिश कर सकती है, ट्रैश कर सकती है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो तीसरा फंक्शन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्टेन किया है वो है इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. तो गवर्नमेंट कभी भी इनको ट्रेसपास नहीं करेगी, इनको क्रॉस नहीं करेगी, ये लिमिटेशंस होती हैं। Constitution limits the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can even be allowed to violate. तो एक तरीका होता है लिमिटेशन सेट करने का कि कुछ ऐसे राइट बता दिए जाएँ, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट लिख दिए जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन में कि कभी भी गवर्नमेंट जो है उनको वॉलेट नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट अगर उन फंडामेंटल्स राइट को वॉलेट नहीं कर सकती है, इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कुछ हमने क्या कर दिया, एक लिमिटेशन सेट कर दी है। The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution, but most constitutions will protect basic cluster of rights. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. This is one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the
right to some basic liberties, freedom to speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct trade and business, etc. In practice, these rights can be limited during times of national emergency, and the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. तो ये हम लोग बता रहे हैं कि भाई लिमिटेशंस तो रख दी गई हैं, लेकिन ये जो लिमिटेशंस हैं वो कैसे एक्सरसाइज की जा सकती हैं। तो जो चैप्टर 2 रहेगा उसके अंदर हम लोग इन फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि इन राइट्स को, ये राइट्स कब विड्रॉ किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी इन राइट्स को विड्रॉ भी कर सकती है, आपको जानकर ये हैरानी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट्स एब्सोल्यूट हैं, इन राइट्स को मिलने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये राइट्स सारे क्वालिफाइड होते हैं, मतलब ये जो सारे राइट्स हैं वो किसी न किसी क्वालिफिकेशन मापदंड द्वारा ही आपको दिए गए हैं। आप भी इन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते हो। और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब गवर्नमेंट चाहे किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इन सभी राइट्स को आपसे छीन सकती है, विदड्रॉ कर सकती है, ठीक है। ये भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, जो हम लोग 4th पॉइंट देखने जा रहे हैं वो है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। हर सोसाइटी चाहती है कि उनकी जो समाज है वो ऐसा हो, वो इस तरीके से जिएं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, उस सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, उस सोसाइटी की अभिलाषाओं को, महत्वाकांक्षाओं को और गोल्स को, उम्मीदों को अपने अंदर संजो के रखता है। Most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. But many 20th century constitutions, of which the Indian Constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, to express that aspirations and goals of society, right? जो हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग चीज़ को एलोकेट किया था। बट आज के जो नए कॉन्स्टिट्यूशंस आ रहे हैं, जो जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वो क्या करता है, वो लोगों की एस्पिरेशंस को भी उनके अंदर संजो के रखता है। आपको पता ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इस पूरे अर्थ पे। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठा के देख लिया जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन दिस प्लैनेट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ लिखा गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे, हमारे देश के लोग चाहते थे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रगल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, बहुत लंबी स्ट्रगल रही है। और उस स्ट्रगल के दौरान हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कि हमारे देश को आगे ले जाएं और हमारे देश के महत्वाकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को इसमें लिखा जाना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इनोवेटिव था। Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome some forms of inequalities and deprivations, ठीक है। तो क्या है, देखिए अब हमारी सोसाइटी, आपको पता ही है कैसे सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी है। और जब हम लोग इस इनइक्वालिटी से निकल रहे थे, जब हम लोग आज़ाद हुए, तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चाहा कि हम इन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दें, और इन इनइक्वालिटीज़, और हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पर कि ये जो जितने भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशंस और ये जो इनइक्वालिटी और डिप्राइवेशंस हैं, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। और यही जो है गोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारी इंडिया चाहती है कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो जाएं। If this is our society's aspirations, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. और अगर हमारी सोसाइटी ये चाहती है तो हमारी गवर्नमेंट इतनी सशक्त होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो सारे डिसीजन ले सके जो कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें लेने हैं। In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination, ठीक है। तो जो जैसे साउथ अफ्रीका के एग्जांपल अगर लिया जाए तो 1990s में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है, और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। तो जब ये पाया गया और देखा गया कि साउथ अफ्रीका जो है मतलब जब इंडिपेंडेंट होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के रूल्स एंड प्रोविजंस और गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सके। मोर पॉजिटिवली, a constitution may enshrine the aspiration of a society. The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect.
मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन एट्सेट्रा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये जानते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना ज़रूरी है। वो सभी बेसिक चीज़, मूलभूत चीज़ें जो कि किसी भी इंसान को जीने के लिए चाहिए होती हैं, वो लोगों के पास होनी चाहिए। तो मिनिमल डिग्निटी मतलब इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि हम लोग कुछ ऐसे कदम उठा सकें, गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठा सके कि जो हमारे अंदर, हमारी कंट्री में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएं। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to a constitution, and these provisions are found in the sections on fundamental rights. तो हम लोग जब पढ़ेंगे आगे, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को डीप में, हम जानेंगे कि ये जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं हमारे प्रीएम्बल में भी दिए हुए हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखे हुए हैं। ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो enjoin गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और एक और चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी गवर्नमेंट को इंकरेज करता है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो कि हमारे कंट्री की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, इनको ख़त्म कर सके। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू enable द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी जस्ट बन सके और हमारी एस्पिरेशन फुलफिल हो सकें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन दिए होते हैं। तो आई थिंक हमने अभी फोर यहाँ पर फंक्शन डिस्कस किए। आई थिंक वी हैव वन मोर पॉइंट, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. We will discuss in the next class because otherwise this class will get lengthier. So see you in the next class with another video, and we will talk about the fundamental identity of people. We will continue the discussion of the function of the constitution, and this is believe me, this is a very important chapter for your clarity of your concepts about the constitution. And for any competitive exam, you have to know the constitution. Before you know the constitution, you have to know what is the function of the constitution. So this is the reason why NCERTs are always emphasized in any kind of competitive exams. So thank you. I hope you like this video, and also continue with the next video so that you get more information on the constitution. Thank you.